हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या उनसे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने 30 मिनट पर जाकर के टेस्ट दिया था और उस टेस्ट में जो भी समस्या हुई थी, जो भी परेशानी हुई थी, उन सभी समस्या को हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि अगले जो वीडियो है क्लास 10 से संबंधित जितने वीडियो हैं उन सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो विषम संख्या है ना, संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक तो विषम संख्या और सम संख्या। तो जो विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना, यदि विषम संख्याओं की संख्या देखी जाए तो एक अल्टरनेट करके होता है, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो जिसमें एक अल्टरनेट करके 1 3 5 7 9, तो 1 से 50 तक। तो एक तो आपका पहला काउंट हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर 50 काउंट हो जाएगा। तो जो विषम संख्याएं यदि जब भी आपको पूछा जाए तो टोटल संख्या 50 को आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 50/2 लिखें तो ये आपका जो इसका आंसर आएगा ना, 50/2 लिखते हैं तो इसका आंसर 25 आ जाएगा और इसका आंसर बी एकदम आपका सही हो जाएगा। तो इसका जब पूछा जाए कि टोटल विषम संख्या निकालिए, 1 से जितने भी आपको पूछे जाए 1 से 100 तक के विषम संख्या निकालिए तो टोटल नंबर बाई 2। ठीक है ना, यदि लगातार क्रम में हो और विषम से शुरू हो तो ठीक है ना, तो आप वहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि 5, 15, 20 के लसा और मसा का समानुपात क्या होगा। तो देखिए, तो सब में कॉमन क्या है, सारे जितने भी नंबर्स हैं ये सभी नंबर 5 से डिवाइड होने वाले हैं, यानी कि 5 के टेबल में आने वाले हैं। ठीक है ना, और इनका मसा यदि कहें तो मसा आप लसा यदि निकालते हैं तो लसा निकालते हैं तो 5, 15 और 20, मतलब वैसी कौन सी संख्या है जो 5 से भी, 15 से भी और 20 से भी विभाजित होने वाली हैं। तो यदि 20 को हम 40 में करते हैं तो 15 से तो विभाजित नहीं होगा, लेकिन यदि हम 60 करते हैं तो 15 से भी, 5 से भी और किससे, 20 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर पूछा जाएगा पहले लसा, तो लसा को पहले लिखेंगे, लसा को पहले लिखेंगे 60 और इसे रखेंगे 5 का। तो यहाँ पर 60 और 5 का तो इसे दिया नहीं गया है, लोवेस्ट इसमें सबसे कम पूछा जा रहा है ना। तो अनुपात में क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट किया जाता है, तो दोनों को 5 से विभाजित कर देते हैं। तो 5 से यहाँ करेंगे, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 12:1 इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि आपको सच में समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि आपको समझ में ना आए तो आप क्या कीजिएगा, आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें नहीं से संबंधित पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, ठीक है ना, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जी, या जिसको हम रूट के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर रूट के अंदर यदि हम 36 को लिखते हैं तो 6 × 6 होता है ना, इसको रूट से बाहर कीजिएगा तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर जो 10 है, 24 है, 35 है और 121 है, तो इन सब में एक ही नंबर आपका यहाँ सामने आता है। कौन सा, वो नंबर है आपका 121। तो 121 क्या हो जाएगा, 121 आपका यहाँ पर 121 को ये जो रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ पर होगा 11, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर आपका 121 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो संख्याएं a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है, मतलब दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का लसा 36 है, a और 18। तो यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं और उसका हम लोग लसा निकालते हैं कि कितना होना चाहिए। तो 2 को रखते हैं, 2 और 36 को, 2 को और 36 का दोनों का यदि हम करते हैं लसा निकालते हैं तो क्या यहाँ पर
36 आएगा, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो उसमें होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ए बी यहाँ पर लिखेगा फर्स्ट ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है ना, ए मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। तो 18 से तो यहाँ पर ये कटने वाला है 36 और यहाँ बचेगा 2, तो 2 दूना 4, का आपका आंसर हो जाएगा सही। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, और इसका आंसर भी हो जाएगा सी। तो चलिए इसके आंसर की तरफ यदि बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसा क्या होगा। तो अब देखिए, दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 7 ले लीजिए। तो इसका यदि हम मौसा निकालते हैं, तो जब भी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका यदि आप मौसा निकालते हैं तो मौसा उसका हर हाल में केवल 1 हो जाएगा। आप ये याद कर सकते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। कितना होता है? दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की यदि बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी हो सकती है। तो आप बताइए कौन सी होगी। हाँ, आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी कितनी? बोलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, और 2 ही केवल ऐसी अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद एक विषम अभाज्य संख्या आता है 3, तो 3 के बारे में तो नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाज्य संख्या होना चाहिए, तो भाज्य संख्या हो जाएगा 4। तो 2 गुने 4 करते हैं, दोनों का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो 2 गुने 4 होता है आपका कितना? 2 गुने 4 हो जाएगा 8, और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। यदि आपको कोई अभी भी समझ में नहीं आ रही, कोई परेशानी हो रही हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ ये परेशानी आपको हो रही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखिए, अभाज्य संख्या कौन सी है? वैसी संख्या है जिसे हम एक या जो संख्या है उससे छोड़ करके किसी भी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, या जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता हो, ठीक है ना, उसको हम कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 15 है, 3 5 से तो विभाजित होगा, यह अभाज्य संख्या नहीं है। 16 है, 4 से 8 से 2 से भी विभाजित होगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। 25 भी 5 गुने 5 करते हैं तो यह अभाज्य संख्या हो जाती है, 5 से विभाजित हो जाती है। लेकिन 29 केवल 1 और 29 से ही विभाज्य होगी, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 29। तो आप क्या कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या का लिस्ट आपको मिल जाएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको यदि चाहिए तो मैं दे दूंगा कि 1 से 50 तक के जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या है 15, और 1 से 100 तक के जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सबकी संख्या हो जाती है 25। तो इसको यदि आप याद कर लेते हैं 1 से 100 तक जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत मिल सकती है इस तरह के क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3.27 रेकरिंग है। ऊपर देख लीजिए, रेकरिंग का साइन दिया गया है, यानी रेकरिंग का जो साइन है ये दर्शाता क्या है कि ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं। जैसे कि 3.2727, फिर आगे 2 7 होंगे, तो यानी कि जो 2 7 है ये रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर रेकरिंग आपको यहाँ दे दिया जाता है। रेकरिंग देने का अर्थ यही होता है कि ये संख्याएं हमेशा रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना, लगातार वहीं रिपीट होते रहेंगे। तो इसका पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन है कि 3.27 रेकरिंग जो है यह कौन सी संख्या है। तो ये संख्याएं हो जाएंगी कौन सी संख्या? ये हो जाएंगी एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ से जब हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे बटा 100 चला आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर यदि हम इसको यहाँ पर डेसिमल हटाते हैं ना, यदि हम इस डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे बटा 100 हो जाएगा, और 3.27 को यदि आप 100 से भाग देते हैं तो हमेशा आपका ये रिपीट होने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि
किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का स्वरूप क्या होगा। तब देखिए m कोई पूर्णांक है तो यह सम संख्या कब हो सकती है, ठीक है ना। m के लिए सम संख्या का स्वरूप है, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी आप यहाँ पर नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कोई सम संख्या ही लीजिएगा या विषम संख्या ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो यदि m एक सम संख्या है तो सम में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो आप विषम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो भी वो सम संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। विषम में 2 जोड़िएगा तो विषम, सम में 2 जोड़िएगा तो सम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा, ये तो सही नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ पर कोई भी संख्या में m, जैसे कि 2 में 2 से गुना करते हैं तो 4 होता है, और 1 ऐड करते हैं, एक जोड़ते हैं तो ये विषम हो जाता है। तो ये भी आपका बी ऑप्शन जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये अब बचा सी। कोई देखिए कहता क्या है कि सम हो या विषम हो, कोई भी संख्या हो, यदि आप उसमें सम संख्या से गुना कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो संख्या निश्चित रूप से सम संख्या हो जाएगी। जैसे कि 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 14 हो गया, सम संख्या है। 8 में ये सम संख्या है, 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। यानी कि 2 से आप किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो सम संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी अपरिमेय नहीं है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में या रूट के अंतर्गत रखते हैं, और जिसे हम रूट के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, रूट के अंदर नहीं रख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसमें आपका एक ही है जो कि ऑप्शन ए है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 को आप रूट के बाहर कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 81 को आप रूट के बाहर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, 8/9 हो जाएगा, जो कि आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप देखिए दशमलव प्रसार शांत का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि आप जो अंश है और उसका जो हर है, अंश को हर से यदि भाग देते हैं, अंश को हर से विभाजित करते हैं तो वो क्या होगा कि दशमलव में नहीं कटने चाहिए, या उसका दशमलव में 1-2 अंक कटने के बाद से वो रिपीट नहीं होने चाहिए, नहीं लगातार कटते जा रहा है 2.33 रेकरिंग का रूप नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर भाग कीजिएगा, 30 को 8 से भाग कीजिएगा तो देखिएगा क्या कि यदि हम 30 को भाग कर देते हैं, किससे, 8 से भाग करते हैं, तो 30 को हम 8 से भाग करेंगे तो क्या होगा कि 8 तिरका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे यहाँ जगह की कमी है, ठीक है ना। आप लोग भाग करके देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये जो 3/8 है, 3 को 8 से भाग देते हैं तो यह एक ऐसा समय आएगा कि यह निश्चित रूप से उसका शेषफल 0 हो जाएगा, और जिसका शेषफल 0 हो जाए, ठीक है ना, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। तो 6 को 15 से भाग दीजिएगा, क्या कीजिएगा आप, 6 को 15 से भाग दीजिएगा। जैसे कोई एक संख्या हो गई 6 को भाग दिए आप 15 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डेसिमल डालिएगा, यहाँ भी दशमलव डालिएगा, और दोनों तरफ क्या कीजिएगा, 0 डाल दीजिएगा, और इधर भी 0 नहीं, दशमलव के बाद इधर आप 0 डाल सकते हैं, ठीक है ना। इधर आपको 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 6 है तो 6.0 लिख सकते हैं, और यहाँ भी आप डेसिमल दोनों तरफ डाल दीजिए। तो अब आप क्या कीजिएगा कि इसको 15 से भाग कीजिएगा तो 15 चौका 60 तो हो ही जाएगा, ये कट जाएगा, और इसका दशमलव जो शेषफल है ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 6/15 जो है
इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के कुछ अंक के बाद आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से ये संख्या पूर्ण रूप से कट जा रही है और इसका जो शेषफल है वो 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत और इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 माइनस रूट 3 है, तो 4 माइनस जो रूट 3 है यह क्या है? 4 माइनस रूट 3 यह क्या है? ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं कि 4 माइनस रूट 3 ये क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न है या पूर्णांक है? इन चारों में से आपको क्या करना है? इसका सही आंसर ढूंढने हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये अपरिमेय संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है। तो 13 का जो ये अपरिमेय संख्या इसलिए हो जाएगा कि आपको जैसे मैंने अभी बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। ठीक है ना, तो किसी भी संख्या में से अपरिमेय संख्या को आप यदि आप घटाते हैं, ठीक है ना, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो निश्चित रूप से वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याएं मिल करके परिमेय संख्या बना सकती हैं, लेकिन दो परिमेय संख्याएं मिल करके, ठीक है ना, उनको गुना करने के बाद से अपरिमेय संख्या नहीं बन सकता है। तो आप इसका आंसर बी दीजिएगा। ठीक है ना, यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर भी यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपको आपके जो दोस्त हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो थोड़ा सा हम अब स्पीड बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग पहले से भी इसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि आप लोग किस तरह से उसको पहचानेंगे ना। और समय की थोड़ी सी कमी हो गई है, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन से अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3/5, क्योंकि एक का रूट निकालिएगा तो एक ही होगा और 9 9 81 होता है, 66 36 और 8 28 64 होता है, और इसमें तो 49 के बारे में कुछ पूछना ही नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको 1 से 100 तक जितने मतलब 25 अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याओं को आपको याद कर लेने हैं। इससे आपको उसमें थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी बनाने में इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इसका आंसर डी हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अब देखिए, दो परिमेय संख्या पूछ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अब दो परिमेय संख्या कोई भी, अब जैसे कि आप 2 लीजिए या 2000 लीजिए, ये आपके ऊपर है। 2 लीजिए या 2000 लीजिए, ये आपके ऊपर है। पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अब 2.5 जो है, अब देखिए दो आपका है परिमेय संख्या के यदि आप लेते हैं तो परिमेय संख्या कितनी होती हैं? तो देखिए परिमेय संख्या के एग्जाम्पल, जैसे कि 2 हुआ, ये भी आपका परिमेय संख्या है। 2.5 हुआ, ये भी आपका परिमेय संख्या है। 2.111 ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो आप इसमें जब पूछा जाए ना आपसे कि दो संख्याओं के बीच, अब दो संख्या कोई भी संख्या हो सकती है और उसके बीच परिमेय संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि कोई दो संख्या के बीच परिमेय संख्या, आप बताइए। ठीक है ना, तो इसका और केवल एक ही आंसर होगा, अनंत। आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। अब दशमलव प्रसार के बारे में बोल रहा है कि 11/15, तो 11 को आप 15 से भाग करके देख लीजिए कि 11 को 15 से भाग कर रहे हैं तो उसका जो शेषफल है कभी 0 हो रहा है कि नहीं। यदि उसके 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, तो वो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यदि वो रिपीट होने लगे तो अशांत रहेगा। निश्चित रूप से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये उसके हमेशा एक ही शेषफल आते रहेंगे जब उसको भाग करते कीजिएगा तो, ठीक है ना, तो ये अशांत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है जिसको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं? तो इसको तो रूट से बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी रूट से बाहर कर सकते हैं, इसको भी रूट से बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या
के रूप में चला आएगा, क्योंकि जब हम डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो बटा 10 नीचे चला आएगा और उसको हम रूट से बाहर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है √2 क्या है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि √2 क्या है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, जैसे कि यदि √1 रहता तो हम तो कह सकते थे कि 1 गुने 1 1 ही होता है, लेकिन अब बात यहाँ पर √2 की आ गई है, तो √2 क्या हो जाएगी। √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यदि हम इसको किसी भी तरह से रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, रूट से बाहर करते तो यह परिमेय संख्या हो जाती। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या है। अब देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। अब मौसा के यदि बारे में पूछा जाए तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्या है, ठीक है ना, तो उसका मौसा क्या हो सकता है। तो 2 या 2 से अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा आपका केवल एक ही होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना। तो इन सब के कोई कॉमन नंबर तो है ही नहीं जो इन सबको विभाजित करे। तो जब ये संख्याएं विभाज्य नहीं होंगी तभी तो अभाज्य होंगी ना। तो किसी भी अभाज्य संख्याओं के मौसम, ठीक है ना, एक ही होता है। आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जैसे कि आप यहाँ पर ऑप्शन बी में देख रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से 2 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। 2 गुने 1 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो जब 2 हो जाएगा, 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर 20 सही हो जाएगा और बाकी सबसे रूट हटाना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। लगातार सम संख्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया, तो इसके बीच का मौसा क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी मौसा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर 2 क्रमिक सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि इसके मौसा को पूछा जाए तो यहाँ पर 2 से दोनों विभाज्य हो जाएंगे, 2 पचे 10 और 2 छक 12। तो एक ही नहीं, हम लोग क्या करते हैं 2-3 एग्जाम्पल लेकर के इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर दूसरा नंबर है 14 हो गया, 16 हो गया, तो दोनों यदि सम संख्या है तो 2 से तो विभाज्य होंगी ना, तो 2 सते 14 और 2 बटे 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके देख रहे हैं कि दोनों सब में 2 कॉमन ही हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें 2 सम संख्याओं का HCF क्या होगा, ठीक है ना। एलसीएम पूछा जाता तो दूसरी बात थी, HCF का मतलब होता है मौसा और मौसा इसका हो जाएगा हर हाल में 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए ए बी का मौसा गुने जो उसका लौसा है किसके बराबर होता है। तो लौसा गुने मौसा 2 संख्याओं के लौसा गुने मौसा होता है संख्याओं का गुणनफल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2 संख्याओं का लौसा और दोनों संख्याओं के मौसा को गुना करने पर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आपको ये याद करना चाहिए, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के 2 धनात्मक पूर्णांक के किसी के निम्न में से किसके परिकलन करने की तकनीक है। जो यूक्लिड विभाजन है ना, ठीक है, यह आपके किसके जो उसके धनात्मक पूर्णांक के मतलब किसके परिकलन करने की तकनीक के में उसकी यूज की जाती है, उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग मौसा निकालने के लिए करते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट इसको याद करने वाले हैं। पाई क्या है। अब देखिए पाई को तो आप देखते हैं 22/7 के रूप में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 22/7 के रूप में देखते हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि इसको तो रूट के अंदर रखा नहीं गया है, ठीक है ना, इसको रूट के अंदर रखा नहीं गया है, आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है ना। ये इसलिए लग रहा है आपको कि इसको रूट के अंदर नहीं रखा गया क्योंकि आपको मैथ के जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। लेकिन इसको यहाँ रखने से आपकी क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी सहूलियत हो गई है, लेकिन इसको रूट के अंदर में ही रखा जाता। इस कारण से पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप इसको एक्सेप्शन के रूप में भी रख सकते हैं ना। यह अपरिमेय संख्या ही है और आपको अपरिमेय संख्या ही लगाने हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए एग्जाम में आपके नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको हर हाल में ध्यान रखना है कि कहाँ पर एग्जाम में आपको नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चे जो है नहीं वाले क्वेश्चन को ही गलत
करके आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप कि जो संख्याएं दिए गए हैं उन्हें आप कटा सकते हैं। तो यहाँ पर 75 है और 48 है, ठीक है ना। तो इसको आप कटा दीजिएगा, 3 से कटाते हैं तो 25 3 75 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। और 48 को यदि कटाते हैं 3 से कटाते हैं तो 3 एकम 3 3 छक 18, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, 3 छक 18, तो यहाँ 6 से कट जाएगा। और 25/16 को यदि आप रूट करते हैं, ठीक है ना, 25/16 को, तो यह आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या 1 हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि जो रूट में जो दिए गए हैं ना ऊपर और नीचे, तो इन सबको हम कटा भी सकते हैं। और कटाने के बाद यदि आप देख रहे हैं कि यह परिमेय संख्या बन रहे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। 2√2 और 2√5 क्या है। तो देखिए रूट के अंदर कोई संख्या है और वो उसको रूट से हम बाहर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि हम उसको रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं तो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। और दशमलव प्रसार यानी कि 3 को 160 से भाग देने पर उसका शेषफल कभी ना कभी 0 आने चाहिए। यदि उसके 0 नहीं आ रहे हैं तो वह उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। दशमलव के बाद लगातार रिपीट हो रहे हैं कोई अंक तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। अब आप उसको भाग करके देखिएगा, निश्चित रूप से इसका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका शांत हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2.1 2 1 1 2 1 1 1 मतलब 3 1 हो रहे हैं, उसके बाद 4 1 हो रहे हैं, तब 2 आ रहा है। यानी कि ये संख्या एक क्रम में बढ़ते जा रहा है और ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कभी रुकने वाला है। तो यदि ये कभी रुकने वाला नहीं है तो यह क्या हो जाएगी, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि रूट से बाहर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये तो लगातार बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन इसको हम p/q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, पूछा भी जाता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/ अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पर √3/12 क्या है। तो √3 को रूट, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया कि √3 है, ठीक है ना, और नीचे √12 है। तो √3 गुने √4 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3 से √3 कट जाएगा और √4 जो है, ये 4 को हम रूट से बाहर चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगी एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। √3 - √3 क्या है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, एक परिमेय संख्या हो उसमें से एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक अपरिमेय संख्या ही बन करके आते हैं और इसका आंसर बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 11.23 रेकरिंग 564 है, ठीक है ना। 2.23 के बाद 564 रेकरिंग दिया गया है, इसका मतलब है कि 564 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 564 जो नंबर है ये आपका हमेशा रिपीट होते आ रहा है। तो जब ये रिपीट होने लगेगी तो यह एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अब 1/√7 क्या है। 1/√7 क्या, अब देखिए नीचे तो √7 दिया गया है ना, तो √7 को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो जब आप इसको किसी परिस्थिति में रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए भाज्य ए और भाजक बी, ठीक है ना, के लिए a बराबर BQ + R, जहाँ R के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है ना। तो R के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। तो 0 से बड़ा आपका इसमें जब बनाइएगा तो देखिएगा कि 0 से या तो बड़ा R होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है ना, और इन दोनों से बड़ा आपका B हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में इसको विस्तृत रूप से समझा सकूं। क्योंकि अभी समय की काफ़ी कमी हो गई है और हम लोग लगभग आधे क्वेश्चन को ही अभी तक सॉल्व कर पाए हैं। तो हम लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी वीडियो में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5√2 क्या है। तो 5√2 यहाँ पर देखिए 5 गुने √2 दिया गया है। तो √2 यहाँ पर कभी हटने वाला आपको दिख रहा है।
ये तो हटेगा नहीं। जब ये रूट नहीं हटेगा तो हम इसको कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 5.2372 क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये शांत हो गया, 5.2372 क्या हो गया, शांत हो गया है और ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि जब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो उसके नीचे 2372 के जगह पर उतने 4 जीरो हम लोग डाल देंगे, तो ये p/q के रूप में हो जाएगी। तो जब ये अंश और हर के रूप में हो जाएगा तो इसे हम एक परिमेय संख्या कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या ही होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विजातीय, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय। विजातीय का मतलब होता है इनमें से अलग है, मतलब आपको ढूंढ के लिखना है। यदि सारे आपके परिमेय संख्याएं दिए गए हैं तो आपको इसमें से एक अपरिमेय संख्या को ढूंढ के निकालना है। तो एक अपरिमेय संख्या आपका 11√11 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। 39 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है। तो अब आपको क्या करना है कि परिमेय संख्या को इसमें से ढूंढने हैं। तो परिमेय संख्या को ढूंढते हैं तो देख रहे हैं कि परिमेय संख्या इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा इसका जो सी आंसर है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग अभी इसी सीरीज में लगभग दूसरी बार बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए थी। निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। देखिए आपको विजातीय पूछे या अलग पूछे दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, या अंतर मतलब भिन्न पूछे तो भी एक ही बात है। तो आपको इसमें से देखने हैं कि इन सब में से अलग कौन सा है। तो इन सब में अलग कौन सा आपको दिख रहा है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि इसको भी हम रूट से बाहर करके कर सकते हैं, इसको भी रूट से बाहर कर सकते हैं, इसको, ये तो रूट से बाहर है, ये है, ठीक है ना। लेकिन √2 जो है यह एक अभाज्य संख्या है और बाकी सारे क्या है, यह एक बाकी सारे भाज्य संख्या की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। तो जब बाकी सारे भाज्य संख्या की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इसका जो आंसर है, आंसर आपका सी हो जाएगा। तो 41 में पूछा जा रहा है कि 0.32 रेकरिंग, जिसमें 2 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है, इसको p/q के रूप में, जहाँ पर pq पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखते समय, ठीक है ना, तो दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, घटा मतलब 0 लिखते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने क्या किया कि दशमलव हटाया और उसके नीचे 00 डाल दिया। तो जब हम उसको 00 डाल देते हैं, ठीक है ना, तो जितने अंक यदि ऊपर रहे ना, जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग है उतने 10 दहाई इसमें से 0 को घटा लेते हैं। जैसे कि इसमें 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 10 घटाएंगे, और ऊपर वाले जैसे कि आपका 32 दिया गया है ना, तो 32 में से 2 का स्क्वायर घटा लेते हैं तो यह 29 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ऑप्शन में भी कंफ्यूजन दिख रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। आप इसको कमेंट करके बताइए यदि आपके इसके सही आंसर पता होंगे कि 29/90 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इसके आंसर होने चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोनों के बीच में अपरिमेय संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 2 और 2.5 के बीच। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि रूट को निकालिएगा, रूट को हटाइएगा। तो रूट हटाने के बाद जैसे कि देख सकते हैं कि 2 दूना 4 और 3 3 9, तो 4 और 9 के बीच में देखिए √4, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए आप, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए √4 और 3 है ना, 2.2 है और उसके बाद से 2.5 होता है ना, और उसके बाद से आधा जोड़िएगा तो 3 होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2 और 2.5 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग 2 3 को आसानी से समझ लेते हैं कि √4 और √9 के बीच होना चाहिए। 2 3 के बीच हम पूछते तो, ठीक है ना। तो √9 से जितने भी ज़्यादा होंगे उसको तो हम पहले ही हटा देंगे, ठीक है ना, कि √9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो √9 से ज़्यादा 11 है तो ये तो होगा नहीं, इसको काट दीजिए।
यहाँ पर 22.5 है, होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो क्योंकि उसके बीच अपरिमेय संख्या आपका केवल और केवल हो जाएगी कौन सी, 42 का जो बी में दिया गया है √5, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यदि पूछा जाए कि यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो जैसे कि अब यहाँ पर 7 × 7 तो 49 तो हो जाएगा, 49 क्या हो जाएगा, अपरिमेय था, तो वो अपरिमेय होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके सारे ऑप्शन को पढ़िएगा, जब सारे ऑप्शन को पढ़िएगा तो देखिएगा कि इसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे कि 7 × 4 7 चौका, एक परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय के बारे में कहा जाए कि एक रूट में है और एक रूट से बाहर है, जैसे कि 7 × √7, ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या ही होगी। यदि दोनों जगह हम रूट लगा देते तो ये अपरिमेय थी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। और इसका आंसर यदि बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है, यदि n एक प्रकृत संख्या है तब √n लिखा जाए। तो यह हमेशा प्रकृत संख्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए प्रकृत संख्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, इसमें कोई भी संख्या हो सकती है ना, 0 से के बाद जितने भी संख्याएं हैं, जैसे कि 2 3 गिनती के जितने नंबर, ठीक है ना, उन सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। और जब उसमें 0 मिल जाता है तो उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है, 0 से स्टार्ट हो जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि √n यदि प्रकृत संख्या है तो √n क्या होगा। तो √n क्या हो जाएगा, कभी प्रकृत और कभी अपरिमेय संख्या। जो कभी ये संख्याएं जो है कभी प्रकृत हो सकती हैं तो कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकती हैं, इसका आंसर ये होगा। यदि प्रथम संख्या 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। अब देखिए ये संख्याएं हैं, प्रथम इतने अभाज्य संख्या हैं, ठीक है ना। तो इन सभी संख्याओं का योग है, प्रथम इतने अभाज्य संख्याओं का योग n है लगातार, जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, इन सबको जोड़ें तो इतने अभाज्य संख्याओं का जोड़ने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगा वह किस संख्या से विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो ये याद करने वाले क्वेश्चन हैं और आप इसमें याद कर लीजिएगा कि अभाज्य संख्याओं को जोड़ने के बाद, ठीक है ना, इसमें से कोई भी संख्या नहीं है जिससे वो हमेशा विभाज्य हो, ठीक है ना। x के पावर n+1 एक गुणक है x+1 का, तो n निश्चित रूप से कौन सी संख्या हो जाएगी। तो ये जो आंसर है ना, आप इसको क्या कर सकते हैं कि x के पावर कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 2 के पावर 2, 2 दूना 4 1 5 ही होगा, ठीक है ना। और 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो 5 और 3 निश्चित रूप से क्या हो सकती हैं, 5 और 3 को गुना कीजिएगा तो 15 होगा। दूसरा संख्या लेते हैं, 3 के स्क्वायर 3, 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 में 3 और 1 4 से गुना कीजिएगा, ठीक है ना। 3 3 9 1 10, x के पावर n यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन ठीक से पढ़े नहीं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। x के पावर n+1, तो x के पावर, जैसे कि x के पावर कोई भी संख्या हो सकता है, x हमने 2 माना तो पावर इसके 3 मानने होंगे, 2 और 3 +1, तो x+1 गुणक x+1 है, इसके जो गुणक है जैसे कि 3 हो जाएंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 1 9 हो गए, तो 9 3 के गुणक है, ठीक है ना। तो अब ये 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब 3 से इसको भाग करके देख सकते हैं तो क्या होगा, 3 3 9 3 का 27। और देखिए इसका आंसर तो निश्चित रूप से आपका ये होना चाहिए। आप लोग इसको करके देखिए, एक और एग्जाम्पल रख के देखिए, ठीक है ना। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं, प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या। आप देखिए जो प्रत्येक बिंदु है ना, ठीक है ना, उस पर कौन सी संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, जो संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा पर हमेशा वास्तविक संख्याएं जो हैं उसी को प्रदर्शित की जाती है,
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत आपको दिख रहा है? तो इस भिन्न में जो दशमलव प्रसार आपको शांत दिख रहा है वो आपका दिख रहा है लगभग 40 में, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या कीजिएगा कि इन सभी संख्याओं को 3 से 43 को भाग कीजिएगा, ठीक है ना, 7 से। तो देखिएगा कि ये कट रहे हैं और कट जाएंगे जब आप इन सबको कटा लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा और उस सबको 1 से 1 में उतने से भाग कीजिएगा। तो देखिए कि ये शांत है कि नहीं है और आप इसको करके बताइएगा कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। ये हमेशा शांत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं से भाज्य होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए कि इन सभी संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्या आपको निकालना है, सबसे छोटी। तो सबसे पहले आपको इन सब से का मौसा निकालना चाहिए, ठीक है ना। इन सब का मौसा निकालना चाहिए और इनका लसा भी निकालना चाहिए। तो लसा में देखिएगा जैसे कि हमने क्या किया कि 16, 20 और 24 का लसा निकाला। जैसे कि 16 हुआ, 20 हुआ और हो गया 24। तो 24 का लसा निकाला। तो मैंने देखा क्या कि इसको 2 से विभाजित करते हैं तो 8 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना। और फिर 2 से विभाजित करते हैं तो 4 हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया, ठीक है। तो यदि हम क्या करें कि 4 को 2 से गुना कर दें तो 8 हो जाएगा। तो 8 8 64 हो जाएगा। और 5 गुने 2 तो एक और 2 से गुना करते और एक बार और हम 5 से गुना करते, ठीक है ना। तो 5 दूने 10 और 10 दहा 100। तो ये दोनों को गुना कर लेते हैं 100, इसको गुना कर लेते हैं तो 10 दहा 100 हो जाएगा। 100 आ गुने इधर तो 8 8 है ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से इसका जो लौसा निकालिएगा, लौसा में आपको फिर से 10 से गुना कर दीजिएगा तो वो सबसे छोटी संख्या आपको निकल के सामने चल आएगी, जो वर्ग भी होगी और इन सभी संख्याओं से विभाज्य भी होगी। तो वो संख्या हो जाएगी आपको 3600, जो कि ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस कारण से अभी इस वीडियो को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज के 85 क्वेश्चन जहाँ तक सॉल्व करा है, ठीक है ना। यहीं तक वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगले क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।